जहां पर जब मल्टीपल लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी क्राइम को अंजाम देते हैं तो उन लोगों को किस टाइप से सजा देनी चाहिए। थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, मर्डर, इसका कोई नाम क्यों नहीं। नाटक में सबको पता था किसने कौन सी भूमिका निभानी है, किसने पेड़ बनना है, किसने प्रोटैगनिस्ट बनना है, किसने एक्ट्रेस बनना है, सबको पता था अपने अपने रोल्स। लड़की को भी इस तरीके से इस तरह बोलते हैं कि मैं आपकी जान ले लूंगा, आपको किडनैप कर लूंगा। अगर आप उसके लिए भी बोलते हैं तब भी अगर आप करेंगे तब भी वो रेप में जाएगा। तो अगर लड़की ने कंसेंट दिया भी है और उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो तो वो भी आपका रेप के सिनेरियो में कवर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटवाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज है हमारा लेक्चर 3 ऑफ नेक्सस 2.0 बैच, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, दैट इज जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस। इससे पहले के लेक्चर्स में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, जहां पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट तरीके से समझा था सेक्शन 299 और 300 मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड के बीच में डिफरेंस। साथ के साथ हम बहुत सारे अदर ऑफेंसेस कर चुके हैं अगेंस्ट द बॉडी। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। Let's have a look on it and also the sexual offenses. जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में दो ऑफेंसेस यहां पर आते हैं आपके, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। तो सबसे पहले जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते क्या हैं वो समझ लेते हैं। इस जोन में ऑलरेडी हम लोग अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर चुके हैं। तो जॉइंट लाइबिलिटी कहता है व्हेनेवर टू और मोर पीपल are involved in a crime. In such cases, all the people must be punished. तो जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस आईपीसी में कहते हैं वो सारे ऑफेंसेस को कवर करते हैं जहां पर जब मल्टीपल लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी क्राइम को अंजाम देते हैं तो उन लोगों को किस टाइप से सजा देनी चाहिए। इसमें हम सबसे पहले कर चुके हैं अबेटमेंट, इसके बाद हमने किया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, थर्ड एंड फोर्थ आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 34, जिसको हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं कॉमन इंटेंशन के नाम से, एंड सेक्शन 149 दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो ये दोनों होते क्या है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। अब आपको नाम सुन के लगेगा कि मैम ये तो जैसे हम बाकी सारे ऑफेंसेस करते हैं जिनके प्रॉपरली एक नाम होते हैं, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, मर्डर, इसका कोई नाम क्यों नहीं है। ये है कॉमन इंटेंशन, ये तो कोई ऑफेंस नहीं होता। कॉमन ऑब्जेक्ट, ये भी कोई ऑफेंस नहीं होता। जी हाँ, ये ऑफेंसेस नहीं है, ये बताते हैं कि किस तरह अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो क्या वो सेक्शन 34 में फॉल करेगा, क्या वो कॉमन इंटेंशन में फॉल करेगा। अगर वो करेगा तो सेक्शन 34 के हिसाब से जो सजाएं हैं वो मिलेंगी। अगर किसी मिलके लोगों ने, 3-4 लोगों ने, 5-6 लोगों ने, 10-12 लोगों ने, 100 लोगों ने मिलके एक क्राइम किया है और अगर उस क्राइम के जो फीचर्स हैं वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को सेक्शन 149 के हिसाब से जो कॉमन ऑब्जेक्ट में सजा है वो लिखी है वो मिलेंगी। तो होता क्या है 34 149, सबसे पहले इसके डिफरेंस पॉइंट समझ लेते हैं। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन ये कहता है दैट इट डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, ओनली लेज डाउन द प्रिंसिपल। तो मतलब ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाता है कि क्या होता है सेक्शन 834, कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे जो 34 के कैटेगरी में फिट हो सकते हैं। अपने आप में 34 कोई ऑफेंस नहीं है, मतलब 34 की अपने आप में कोई सजा नहीं है। समझ रहे हैं आपकी, अपने आप में ये कोई ऑफेंस नहीं है तो इसका मतलब 34 की कोई सजा नहीं है, ये एक ऑफेंस नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 34 जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस का। तो कॉमन इंटेंशन अंडर 34 डज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। यहां पे अब रिक्वायरमेंट क्या है वो समझो। नंबर 1 चाहिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब कि जैसे होता है ना कि जब 4 लोग मिलके एक क्राइम करने वाले होते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि यार मैं खंजर लेके अंदर जाऊंगा, मैं तिजोरी खोलूंगा, मैं बाहर खड़ा हूंगा गाड़ी में तुम लोगों के लिए, वो चौथा बोल रहा है मैं आगे पेट्रोल पंप पे तुम लोगों को मिलूंगा, मैं पुलिस को तब तक ठिकाने लगाऊंगा। तो प्रॉपरली सबका प्लान डिवाइस्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो यहां पर एक एक्चुअली प्री प्लान्ड होता है सब कुछ सेक्शन 34 में कोई ऑफेंस फॉल करने के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो लोग चाहिए वो चाहिए
2 और मोर पीपल। इसका मतलब किसी भी सिंगल इंसान पर, कोई भी अगर इंसान कोई सिंगल इंसान है तो उस इंसान पर कभी भी आप जॉइंट लाइबिलिटी में सेक्शन 34 की पनिशमेंट उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो इकलौता था जिसने क्राइम किया था। पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल, यहां पर ये बोला जाता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। कि मेंबर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अगेन सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता था, नाटक में सबको पता था किसने कौन सी भूमिका निभानी है, किसने पेड़ बनना है, किसने प्रोटैगनिस्ट बनना है, किसने एक्ट्रेस बनना है, सबको पता था अपने अपने रोल्स। एक्टिवली हर बंदा प्लान के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था। ये होता है सेक्शन 34 के पॉइंट्स। तो इस केस में एग्जाम्पल्स जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि जब 3-4 लोग मिलके, 5 या 10 लोग मिलके, यहां पे लिखा है 2 और मोर का मतलब है कितने भी हो सकते हैं मोर जिन पे 34 अप्लाई होता है। तो 34 में क्या होता है, जब 34 फिट हो जाता है तो इसके हिसाब से 34 ये कहता है कि मल्टीपल ऑफेंडर्स जो थे उन लोगों का कॉमन इंटेंशन था। कॉमन इंटेंशन किस चीज का था? मिलके पिज्जा बनाने का? नहीं, वो मास्टर शेफ में नहीं जा रहे थे। उनका कॉमन इंटेंशन था मिलके एक क्राइम करने का, कि यार आज चलो मिलके एक ऑफेंस करते हैं। तो इस केस में यहां पर ये लॉ कहता है, 34 का लॉ ये कहता है कि सबको सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट बी according to specific rules. नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स का मतलब है कि अगर 4 दोस्तों ने मिलके सोचा कि यार आज रॉबरी करेंगे, शर्मा जी के घर में डाका डालेंगे, तो यहां पर पहले बंदे ने क्या किया कि वो अंदर घुसा, उसने शर्मा जी को मारा, दूसरे वाले ने तिजोरी खोली, तीसरे वाले ने उन दोनों को बाहर भगाने में मदद करी, और जो चौथा था वो गाड़ी लेके तैयार खड़ा था गेट पर कि मैं इन तीनों को भगा के अपने साथ ले जाऊंगा। तो जब ये चारों पकड़े गए तो पुलिस ने जब इनको चारों को कूटा, एनकाउंटर तो नहीं करा इनका, ऑब्वियसली बच गए। तो यहां पर जब चारों को कूटा तो पुलिस ने ये बात बोली कि यार अब तुम चारों को बराबर हम लोग सजा देंगे। नंबर 1 तो रॉबरी की जो भी पनिशमेंट है, और नंबर 2 जो तुमने हर्ट किया है ओनर को उसकी बराबर की सजा देंगे। तो हम तुम लोगों को बराबर की सजा देंगे, तुम सबको रॉबरी और हर्ट की। तो जैसे ये बात सुनी तो वो जो चौथा दोस्त था जो गेट पर खड़ा था गाड़ी लेके, उसने बोला यार मेरी क्या गलती है, ना मैं तुम्हारे साथ रॉबरी में घर के अंदर घुसा, ना मैंने शर्मा को 2 मुक्के मारे, ना मैंने उसको लात मारी, मैंने उंगली भी टच नहीं करी उसको, मैं तो गेट पे बाहर खड़ा था। तो मेरी क्या गलती है, मेरे को इतनी रॉबरी और हर्ट जितनी बड़ी बड़ी सजाएं क्यों दे रहे हो? तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला भाई तुम सबका एक कॉमन इंटेंशन था, तुम्हारा कॉमन प्लान था कि आज जाएंगे रॉबरी करेंगे। अगर तू वहां ना होता तो वो तीनों शायद भाग ना पाते, उनको शायद पुलिस पकड़ लेती। तो क्योंकि आप सबका बराबर का सारा प्लान था, आप सबका कॉमन इंटेंशन था, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, आपका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स था, इसीलिए आप सबको इंक्लूडिंग दैट पर्सन जो गेट पे खड़ा था उनको भी रॉबरी और हर्ट बराबर की सजा मिलेगी। ये कहता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 अपने आप में कोई सजा नहीं देता, वो कहता है 3-4 लोग, 5-6 या 10 लोग मिलकर अगर एक क्राइम करेंगे तो उसमें उनके स्पेसिफिक रोल्स के हिसाब से उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उन सबको बराबर की सेम पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज सेक्शन 34। अब देखते हैं सेक्शन 149 क्या है। 149 का शॉर्ट नाम है कॉमन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं गोल, पर्पस। ठीक है, तो दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आपका, कि आपका फाइनली अल्टीमेट गोल क्या था जिस वजह से 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर क्राइम किया। अब यहां पे 2 या 2 से ज्यादा नहीं होते, यहां पर एक पॉइंट होता है मिनिमम 5 पीपल शुड बी देयर। तो ये पॉइंट ये लिखा व्हेन 5 और मोर पीपल आर देयर, तो मिनिमम पॉइंट क्या है, 5 होने चाहिए, 5 और मोर पीपल। इसका मतलब है अगर 4 लोग हैं तो 149 नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो संगठन होना चाहिए वो 5 लोगों का तो होना चाहिए बॉस। तो अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, एक और पॉइंट बता दूं।
आपको जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 299 और 300 के बीच में क्लोज डिफरेंसेस, जहां पर आपसे क्लैट क्वेश्चंस पूछता है। सिमिलरली 34 और 149 पे हमेशा क्लैट आपसे क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, साथ में पूछेगा। तो यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे जहां दो ऑप्शंस कह रहे होंगे लाइबल फॉर 34, दो ऑप्शंस कह रहे होंगे लाइबल फॉर 149, या कभी कभी ये भी हो सकता है कि लाइबल फॉर नाइदर। तो यहां पर दिक्कत ये आती है, बच्चे सोचते हैं कि अगर जो क्राइम 34 में नहीं फॉल कर रहा, ऑटोमेटिकली वो 149 में फॉल करेगा, जो 149 में नहीं कर रहा वो ऑटोमेटिकली 34 में फॉल कर जाएगा। ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ कुछ ऑफेंसेस हैं जो जरूरी नहीं है इन दोनों में भी फॉल करे, किसी में भी फॉल करे, वो हो सकता है दोनों कैटेगरी में ना हो। तो ये नहीं सोचना है कि अगर यार मैम ने बोला था 5 लोग चाहिए, तो अगर 4 लोग कर रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्ट जैसा सब कुछ, अभी हम कॉमन ऑब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, 4 लोग अगर ये सब चीजें को फिट कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स को, लेकिन वो लोग हैं 4, तो आप उनको लेके 34 में डाल दोगे, जबकि 34 में तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, क्लैट इस टाइप के आपसे हॉट जोन में क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन वहां पर स्लिप होने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहां पर सबका एक कॉमन गोल होता है, सबका एक कॉमन पर्पस होता है, अल्टीमेट बिगर पिक्चर एक सबका होता है कि ये चीज आज हमने करनी है। इस केसेस में इनको बोला जाता है अनलॉफुल असेंबली। तो यहां पर नंबर 1, मेयर मेंबरशिप इज पनिशेबल। बट यहां पे ये लिख लेना, नॉट अ साइलेंट स्पेक्टेटर। यहां पर ये होता है, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग, यहां पर एक उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि हम लोग यार चोरी करके आएंगे। 4 लोगों का, अब यहाँ 5, ऑब्वियसली 5 चाहिए थे, तो वही वाली स्टोरी में अगर मान के चलते हैं 5 दोस्त थे, पांचों का कॉमन ऑब्जेक्ट था कि यार आज हम चोरी करके आएंगे, आज हम डाका डाल के आएंगे। 5 लोगों का ये ऑब्जेक्ट था। मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी कि ओनर को मारेंगे, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था। यहां पर जब ये लोग वहां पहुंचे, तो वहां जाकर इन्होंने देखा कि ओनर घर पे था मौजूद। अब पांचों में से सिर्फ एक का दिमाग सनका और उसने लेके ओनर की जान ले ली। तो कॉमन ऑब्जेक्ट ये कहेगा कि आप लोगों का बिगर पर्पस क्या था, प्रायर सारा डिस्कशन क्या हुआ था, सिर्फ रॉबरी का, किसी को चोट पहुंचाने का कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो ये जो एक आपका दोस्त है जिसको चुल हुई कि एक काम करते हैं यार, मार ही रहे हैं तो लेके एक बैट भी मार देते हैं इसके सर पे, इसको यहीं पे टपका देते हैं, तो उस मर्डर की सजा सिर्फ और सिर्फ उसी दोस्त को मिलेगी। लेकिन बाकियों को यहाँ पे सजा किस चीज की मिलेगी? बाकियों को सजा मिलेगी यहाँ पर आपके सिर्फ रॉबरी की, और रॉबरी की सजा उस इंसान को भी मिलेगी। कॉमन ऑब्जेक्ट ये कहता है स्वाद अनुसार सजा दो, जिसने जितना नमक डाला है क्राइम के दौरान उस हिसाब से सजा दो, और कॉमन ऑब्जेक्ट की सबको सजा दो। कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली, ऐसे लोगों के संगठन का मेंबर होना भी पनिशेबल होता है। सपोज कि अगर आज एक आदमी है, सपोज यहां पर आप ये मान के चलो कि एक मिनिस्टर की स्पीच अटेंड करने गए हैं, वहां पे 4 लोगों को मिनिस्टर पे गुस्सा गुस्सा आया। एक ने लेके मिनिस्टर को घूसा मारा, एक ने लात मारी, एक ने उसकी टांग तोड़ दी, और चौथे ने उसके सर पे हिट कर दिया, और पांचवें ने सिर्फ इतना बोला वहां खड़े होके, मारो मारो, हिट हिम हिट हिम। तो यहां पर एक तो नंबर 1 अनलॉफुल असेंबली की सजा सबको मिलेगी, क्योंकि ये पांचों लोग एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स थे। नंबर 2 स्वाद अनुसार सजा मिलेगी का मतलब है जिसने जैसा किया था वैसा वो भरेगा। तो जिसने सिर्फ उकसाया उसको मिल जाएगी अबेटमेंट की सजा, जिसने टांग तोड़ दी उसको मिल जाएगी ग्रीवियस हर्ट की सजा, जिसने सिर्फ मुक्का मारा था उसको मिल सकती है हर्ट की सजा। तो यहां पर अनलॉफुल असेंबली में 2 सजाएं मिलती है। नंबर 1 तो ऐसी असेंबली का ग्रुप का पार्ट होने में, और नंबर 2 जितना जितना आपने क्राइम किया है उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था यहां पर हिटिंग हिम, दैट इज द पॉइंट। तो इस केसेस में कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ द 5 इंग्रेडिएंट, जो होना बहुत जरूरी है, जो मैंने कहा अल्टीमेट गोल पर्पस। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। यहां पर इमीडिएटली भी ये डेवलप हो सकता है, immediately can be developed. Also, people can be strangers also.
जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हो, जो कि 34 में होता है, वहां तो प्रॉपरली प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ होता है, सबको रोल्स पता होते हैं। 149 में स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं कि आप लोग सब एक कोई असेंबली अटेंड करने गए, वहां पे अचानक से एक को गुस्सा आया, दूसरे को गुस्सा आया, 4-5 को गुस्सा आया, उन्होंने लेके कुछ ना कुछ उल्टा कर दिया, उन्होंने वहां पे सपोज चेयर उखाड़ के फेंक दी, जितना भी स्टेज था वो तोड़ दिया, लेकिन करा सिर्फ 6 लोगों ने, क्योंकि उनको जो प्ले चल रहा था, जो नाटक चल रहा था, वो समझ नहीं आया। तो इस केसेस में यहां पर जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रेंजर्स थे वो माना। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था कि हमें आज स्टेडियम की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना है, हमें आज ये जो भी यहाँ पे प्ले चल रहा है उसको वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करनी है, मिसचिफ क्रिएट करना है। दैट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। तो इसमें जरूरी नहीं है कि लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। 149 के लिए द अक्यूज्ड कैन बी द स्ट्रेंजर्स टू। नो नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, जी हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बात बोली है कि जो अबेटमेंट कर रहा था, जो उकसाएगा, उसको भी सजा मिलेगी। जरूरी नहीं है एक्टिवली सबने फिजिकली और एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइलेंट स्पेक्टेटर को सजा नहीं मिलती है। साइलेंट स्पेक्टेटर का मतलब है एज इन कि जो सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा था, तमाशा देख रहा था, जिसको 10 जगह जाके गॉसिप करके बतानी थी, यार पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, तो ऐसे बंदे को कोई सजा नहीं मिलेगी जो साइलेंट स्पेक्टेटर है। लेकिन बाकियों को सजा इस केस में मिलेगी, जिसने जितना नमक डाला है उतनी नमकीन सजा उसको मिलेगी। नेक्स्ट कम्स, इसमें कुछ एक एग्जांपल्स हैं, वो रीड कर लेते हैं। इट वॉज अ फेमस केस ऑफ आसिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे बेंच ऑफ जजेस में के जोसेफ एंड ए भूषण जज ने 34 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। उन्होंने बोला द हार्ट ऑफ द कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी मतलब है कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। 34 के केसेस में क्या मैटर करता है वो ये, दैट इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, जो हमने अभी सेक्शन 34 में पढ़ा। सबका कॉमन इंटेंशन होता है, मतलब कॉमन मेंसरिया होता है, कॉमन क्राइम का मेंसरिया यहाँ पर रहता है, which is energizing the accused, leading to the commission of a criminal act in pursuit of that intention. Pursuit का मतलब है in the pursuance का मतलब है furtherance, furtherance of a common crime, कि आप अपने कॉमन क्राइम जो आपने सोचा है उसकी तरफ मूव कर रहे हो। तो 34 में अकॉर्डिंगली लोग एक्ट करते हैं। To successfully invoke section 34, it has to be there that multiple accused were there in furtherance of a common intention. Liability of the crime may be imposed on any one of the accused in the same manner as if the person would have done it alone. तो मतलब ये मान के चला जाता है कि इन चारों ने मिलके, पांचों ने या छहों ने मिलके क्राइम को इस तरह से करा है जैसे कि कोई सिंगल इंसान भी करता, प्रॉपरली वैसे सारे स्टेप करता, बस आपने इसको डिवाइड करके कॉमन यहाँ पर क्राइम किया है, कॉमन इंटेंशन को एग्जीक्यूट किया है, तो द पर्सन विल बी पनिशेबल फॉर द कॉमन पनिशमेंट। Now let's understand the sexual offenses. Sexual offenses में the first common offenses is rape. तो रेप आपका सेक्शन 375 आईपीसी में कवर होता है। दैट्स एन अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन। तो यहाँ पर बहुत बार बच्चे क्लास में पूछते हैं कि मैम अगर वुमन किसी मैन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में रेप जैसा कुछ करती है, ऑब्वियसली बायोलॉजिकली इट कैन नॉट हैपन, बट बाय यूजिंग सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसे वुमन करती है किसी मेल पर्सन के साथ, तब क्या वो रेप में आएगा? नहीं, तब वो रेप में नहीं आएगा, वो आपका अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में जाएगा, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर अभी रेप पढ़ लेते हैं। तो दैट इज अगेन, वो सिर्फ उसके लिए एक मेल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर रेप, नॉट अ वुमन। ये कब कब होगा? When a man is having the sexual intercourse with a woman against her will, उसकी मर्जी के बिना, उसके कंसेंट के बिना। और यहाँ पर अगर वो उसका कंसेंट ऑब्टेन किया भी है, उसकी हाँ ली भी है फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी, तो इस केसेस में ये बोला कि यहाँ पर शी इज इंटरेस्टेड इन द फियर ऑफ डेथ ऑफ हर्ट ऑफ समवन बाय अनदर। तो सपोजिडली आपने उस वुमन के हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को, पापा को या ब्रदर को या किसी भी इंसान को आपने किडनैप कर लिया, आपने बोला कि मैं इस इंसान को मार दूंगा, बी इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल एक्टिविटी विद मी, तो इस केस में भी रेप होगा, क्योंकि दैट गर्ल इज डूइंग बिकॉज शी इज कंसर्न्ड अबाउट द लाइफ ऑफ दैट पर्सन विद हर कंसेंट। व्हेन अ मैन नोज, या फिर आप लड़की को भी इस तरीके से इस तरह बोलते हैं कि मैं आपकी जान ले लूंगा, आपको किडनैप कर लूंगा, अगर आप उसके लिए भी बोलते हैं तब भी अगर आप करेंगे तब भी वो रेप में जाएगा। यहाँ पर विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव दैट द अदर पर्सन इज द हस्बैंड। तो यहाँ पर इस केस में अगर आपने किसी फीमेल को ये यकीन दिला दिया है, मैरिड वुमेन को, कि आप उसके हस्बैंड हैं और उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो ये रेप में आएगा।
स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम ऐसे कैसे, क्या वाइफ ने नहीं देखा था कि वो उसका हस्बैंड नहीं है? तो यहाँ पर इट कुड हैपन विद ब्लाइंड गर्ल्स और समवन हु इज नॉट मेंटली स्टेबल, उसको आपने यकीन दिलाकर रेप किया उसके साथ, तो वो भी रेप की कैटेगरी में जाएगा। वो कंसेंट उस केस में लड़की का मैटर नहीं करेगा। With her consent, whether time of giving it by the reason of unsoundness of mind or intoxication or administration of a alcohol or any of the drug or any of such substance, जिस वजह से उसने लड़की ने अपना कंसेंट दिया है। तो इस केस में अगर जिस लड़की का रेप हुआ है उस लड़की को कोई ना कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस या कोई भी इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस दिया गया हो, या वो लड़की अनसाउंड माइंड की हो और तब कंसेंट लिया गया हो, तो वो कंसेंट भी इममटीरियल है, वो मैटर नहीं करता, लड़के पर इस केस में रेप के चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16। तो ऑल्दो यहाँ पर मेजॉरिटी की एज 18 होती है, लेकिन यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर आप बिलो 16 गर्ल का, ऑल्दो यहाँ पर 18 ही कवर होगा अभी बाद में, तो ये बोल रहे हैं कि बिलो 16 लड़की ने अगर आपको कंसेंट दिया भी है तो वहां पर तब भी वो कंसेंट इममटीरियल है, सेम जैसे कि किडनैपिंग में होता है 18 इयर्स वाला सीन। तो अगर लड़की ने कंसेंट दिया भी है और उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो तो वो भी आपका रेप के सिनेरियो में कवर होगा। नेक्स्ट ऑफेंस इज वॉयरिज्म। वॉयरिज्म क्या होता है, ये जैसा कि एक मूवी आई थी दृश्यम, उसमें भी हुआ था। तो वॉयरिज्म का होता मतलब है कि अगर कोई इंसान कुछ भी अपने इंटीमेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वड है, चाहे वो कपड़े चेंज कर रहे हैं या फिर दे आर टेकिंग अ शावर और अ बाथ या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उस केस में अगर अक्यूज्ड सामने वाले की इमेजेस को कैप्चर करता है, वीडियो बनाता है या इवन देखता है, सिर्फ ताका झांकी कर रहा है, इमेजेस कैप्चर नहीं कर रहा है, ताका झांकी कर रहा है, तो ये सब कुछ आपका वॉयरिज्म में कवर होगा और ये पनिशेबल होगा। तो यहां पर जैसे कि वॉचिंग और एंगेजिंग इन द प्राइवेट एक्टिविटीज, कैप्चरिंग द इमेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग सच इमेज, तो ये साइबर क्राइम भी यहां पर साथ साथ बढ़ जाता है, तो डबल पनिशमेंट हो जाती है आईपीसी में भी और साइबर क्राइम्स में भी, कि अगर आप ऐसा कंटेंट शेयर भी करेंगे। यहां पर जो पनिशमेंट्स हैं वो 1 to 3 इयर्स होती है फर्स्ट कन्विक्शन पर, इंक्लूडिंग द फाइन्स, और अगर सेकंड बार कन्विक्शन हुआ है सेम ऑफेंस के लिए तो 3 से 7 साल की सजा यहां पर मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग, अगर आप किसी को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं तो भी पनिशमेंट मिलती है, अगर आप किसी को फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं तो भी पनिशमेंट मिलती है। स्टॉक का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी के बार बार आसपास घूमना, या जैसे कोई लड़की कॉलेज जा रही है, या कोई लड़के को भी स्टॉक कर सकती है लड़की, ऐसा नहीं है ये सिर्फ आदमियों को सजा मिलती है, लड़कों को सजा मिलती है, लड़कियों को भी स्टॉकिंग की सजा मिल सकती है। तो बार बार किसी को फॉलो करना, कोई कॉलेज जाता है, ऑफिस जाता है, उसके आसपास रहना, जहां पर भी वो जा रहा है हर समय उसका पीछा करना, तो इस तरह से स्टॉकिंग फिजिकली भी होता है। स्टॉकिंग ऑनलाइन भी होता है, आजकल इतनी सारी एप्स हैं, इतने सारे वेबसाइट्स हैं, अगर आप उसके थ्रू बार बार मेल्स कर रहे हो या बार बार स्टॉक कर रहे हो या बार बार डीएम्स कर रहे हो, तो इस तरह से ये भी स्टॉकिंग में आएगा। तो मॉनिटरिंग द ऑनलाइन एक्टिविटी, आप बार बार चलो डीएम्स वीएम्स नहीं भी कर रहे हो, लेकिन बार बार आप उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, जैसे सुना ही होगा जेनजी में बोलते हैं ना, चलो यार उसके एक्स को स्टॉक करते हैं, लाइक दैट। तो वॉचिंग और स्पाइंग ऑन हर, तो अगर सपोज कि कोई दूर है आपके घर के आसपास है तो बार बार आप उसको देखते हो, बार बार उस पर स्पाई कर रहे हो, या फिर फॉलोइंग द पर्सन, इस तरह से ये सब कुछ आपका स्टॉकिंग में कवर होगा। तो ऑनलाइन अगर आप स्टॉकिंग करोगे तो दैट इज अगेन विल इन्वोक द साइबर पनिशमेंट्स ऑल्सो, जो साइबर क्राइम में कवर होंगी, तो वहां पर भी पनिशमेंट मिलेंगी अगर ये ऑनलाइन मेथड में होगा। यहां पर इस केस में, स्टॉकिंग के केस में जो सजा मिलती है वो होती है 3 साल या उससे ज्यादा की सजा, एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। The next one is, the last one in the line is section 377, that is unnatural sexual offenses। अब इनको अननेचुरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर का मतलब है अगर ये अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी है जो कि नेचर के अगेंस्ट है, तो नेचर के हिसाब से बोला जाता है अ मेल एंड अ फीमेल शुड इन्वॉल्व्ड इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी, दैट इज द नेचुरल ऑर्डर। तो इसको अननेचुरल करने का मतलब है, जैसे कि यहां पर है कार्नल इंटरकोर्स, नंबर 1, वैजिनल इंटरकोर्स इज परमिसिबल बाय द नेचर। अगर कार्नल इंटरकोर्स होता है जैसे कि एनल इंटरकोर्स है या ओरल इंटरकोर्स है, तो वो आपका सेक्शन 377 में यहां पर जाएगा। इसके अलावा that is the with animal
shall be punishable with the imprisonment of life or with either description which will extend to 10 years. तो इस केस में अगर आपने सुना होगा पीछे अभी कोविड के टाइम पे ऐसी न्यूज़ आई थी कि कुछ लोगों ने लिज़र्ड का रेप कर दिया। तो ऑल्दो अब सोचा होगा कि यार लिज़र्ड तो इतनी छोटी-सी होती है, लेकिन वो कैसे कुछ और स्पीशी की लिज़र्ड थी, तो वो काफ़ी ह्यूज लिज़र्ड थी। तो लिज़र्ड का रेप सुनने में आता है, लोग काउज़ का रेप करते हैं, बिचेस दैट इज़ द फीमेल ऑफ डॉग, उनके रेप सुनने में आते हैं, गोट्स के रेप सुनने में आते हैं। तो इस केस में जो लोग पकड़े जाते हैं, उन पे सेक्शन 377 लगता है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके कि आपने किसी के साथ, किसी एनिमल के साथ अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हो, तो आप 377 इन्वोक कर रहे हो। तो यहाँ पर जो सजा होती है वो काफी रिगरस पनिशमेंट है, 10 इयर्स या उससे ज्यादा की पनिशमेंट इस केसेस में मिलती है। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए लायबिलिटी नहीं होगी, तो दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो लोगों को लगता है कि 377 तो अब हट चुका है, उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 377 में इसका जो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, मतलब इट्स नो लॉन्गर अ क्राइम, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी का। मतलब कि यहां पर जो कम्युनिटी कवर होगी, LGBTQ कम्युनिटी अब कवर्ड है, वो उस केसेस में उनका वहां पर डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है। दैट वाज अ फेमस केस ऑफ नवतेज सिंह जोहर versus Union of India. That was a famous case decided by Supreme Court of India in 2018। तो सेक्शन 377 का डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि फुल सेक्शन में अब कोई सजा नहीं है, चाहे आप कार्नल इंटरकॉर्स करें, चाहे ओरल इंटरकॉर्स करें, चाहे एनिमल के साथ इंटरकॉर्स करें, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें से सिर्फ LGBT कम्युनिटी, जो लोग होमोसेक्सुअलिटी में बिलीव करते थे, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं लाइफ को लेके, सपोज कि टू गर्ल्स आर इन्वॉल्व तो दे कुड बी लेस्बियन, और टू गेज आर देयर, द टू ऑफ द गाइज आर इन्वॉल्व, और मे बी एनी ऑफ द एक्टिविटी जो यहां पर कवर होगी। तो LGBTQ कम्युनिटी में जब तक 2018 में ये डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ था, तो इफ टू फीमेल्स आर इन्वॉल्व्ड, इफ टू मेल्स आर इन्वॉल्व टुगेदर, तो उन लोगों को यहां पर सजा मिलती थी। तो यहां पर अब इसको डीक्रिमिनलाइजेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहाफ पर कि लोगों की अपनी प्रेफरेंसेस और चॉइस होती है। इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन द सेम जेंडर तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है। तो यहां से इसीलिए LGBTQ कम्युनिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो अब होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर अ पनिशेबल क्राइम इन इंडिया। पीपल कैन चूज देयर लाइफ एज पर देयर प्रेफरेंसेस। यहां पर ये फेमस केस डिसाइड हुआ था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां पर सेक्शन 377 का LGBTQ कम्युनिटी पार्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। सो दिस वॉज आवर क्लास टुडे ऑन जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस, जो हम लोगों ने डिटेल में समझा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने किया है सेक्सुअल ऑफेंसेस। अगले सेशन में हम लोग करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, और बहुत जल्दी आपका क्रिमिनल लॉ खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है बच्चों की क्लास अटेंड कर ली है, लेक्चर अटेंड कर लिया है, लेकिन DPP को प्रैक्टिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कि आज की क्लास तभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगी जब आप जाके उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जो आपको PW की ऐप पर मिल जाएगा इन द नेक्सस बैच की कैटेगरी पर। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।